जी ट्रूथ सीकर साहब, कैसे हैं आप? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी क्लियर आ रही है जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सो मैं डायरेक्टली कम टू द टॉपिक पे आता हूँ कि मुझे जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरा इख्तिलाफ आता है, वो आता है इस्लामिक सिस्टम और सेकुलरिज्म सिस्टम से। ओके, एक डिफाइन भी करते चले कि इस्लामिक सिस्टम से क्या मुराद है आपकी और सेकुलर सिस्टम से क्या मुराद है आपकी। सेकुलर सिस्टम से मुराद जैसे कि जो कि इस वक्त यूरोप या अमेरिका के अंदर राइट है, जो इस टाइप का सेकुलर सिस्टम है। ठीक है, ये तो हो गई। ओके जी जी। और जो इस्लामिक सिस्टम है वो मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है इस दुनिया के अंदर, आज की रियलिटी लगता है। ठीक हो गया, सही हो गया जी। ये मेरा जो है ना टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। जबरदस्त जनाब, बहुत अच्छी जगह पे आप आए हैं। मुझे ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में जो निज़ाम है वो सेकुलर सिस्टम वो बिल्कुल ठीक है और इस्लाम के सिस्टम को आप इम्प्रैक्टिकल समझते हैं, और ये आपने सेकुलर सिस्टम की ये बताया कि बेसिकली यूरोप और अमेरिका में जो राइज है, क्वेश्चन सर, जो उज़्बेकिस्तान में राइज है उस सेकुलरिज्म से आपको क्या मसला है, और जो यूएसएसआर में है उससे आपको क्या मसला है, और जो साउथ अमेरिका के बहुत से ममालिक में है उस सेकुलरिज्म से आपको क्या मसला है? सेकुलरिज्म का मैं जो जिस तरह मैं परसीव करता हूँ सेकुलरिज्म को, वो ये है कि जो भी बेस्ट ऑफ द नॉलेज और जो प्रैक्टिकल उस हालात में जो है हम कर सकते हैं, वो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन को मैं लेता हूँ। ऑल्दो उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसका मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं सच सीधा बता देता हूँ। बट द थिंग इज के जैसे कि जो आज का सिस्टम चल रहा है जो कि इस वक्त रूल करता है दुनिया को, वो सेकुलरिज्म ही है अगर हम ओवरऑल देखें। किसी चीज की एग्जिस्टेंस उसकी जस्टिफिकेशन नहीं होती। जो रूल करता है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ठीक हो गया। नाज़ीज़ का रूल था जर्मनी पे फैशिज्म, इसका मतलब ये तो नहीं कि फैशिज्म ठीक हो गया था। इट डजंट क्वाइट वर्क लाइक दिस। ऐसे ही जो कॉलोनियल एम्पायर्स थे, जब उन्होंने बड़े बड़े दुनिया के ममालिक पे कब्जा किया हुआ था तो वो उनका रूल था, बट दैट डजंट मीन कि वो जायज हो गया था। 3 मिलियन बंगाल फैमिन में उन्होंने इंडियंस को मार दिया, मासूम लोगों को। इसका मतलब ये तो नहीं कि चूंकि वो रूल में थे इसलिए वो सारा जायज हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही आप बात ठीक करें कि सेकुलरिज्म के अंदर और सेकुलर कंट्रीज के अंदर जुल्म हुआ है। इस चीज देयर इज नो सेकंड ऑप्शन टू दैट, और दूसरी राय नहीं है इस बात पर। बट द थिंग इज लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन देन शैल वी, कि मैंने आपको कई ममालिक का बताया था कि उन ममालिक का सेकुलरिज्म आपको क्या इख्तलाफ है उससे? रूल ऑफ लॉ, मैं समझता हूँ कि जैसे कि यूरोप के अंदर रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेड है इंडिविजुअल बेसिस पर, एटलीस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद ना भी हो, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे एक बंदे को जो अपनी जान माल और उसका तहफ़्फ़ुज़ मिलता है यूरोप में, वो उस तरह का तहफ़्फ़ुज़ मैं किसी और कंट्री में नहीं देखता। तो ये जो सेकुलर कंट्रीज मैंने गिनवाए हैं, आपका इख्तलाफ इस वजह से है कि इनमें रूल ऑफ लॉ नहीं है? जी, मतलब जो दूसरे सेकुलर कंट्रीज हैं जिसके अंदर इतना रूल ऑफ लॉ नहीं, जैसे अज़रबैजान जैसे जो आपने थोड़े से बताए हैं कंट्रीज, इसलिए मुझे जो यूरोप का सिस्टम है वो ज्यादा अपीलिंग लगता है। ओके, सो दैट मींस के सेकुलरिज्म कोई एब्सोल्यूट इसकी डेफिनेशन नहीं है। सेकुलरिज्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बिल्कुल, तो जिस सेकुलरिज्म की कोई बुनियाद ही नहीं है या उसका कोई एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ही नहीं है, उसको बुनियाद बना के आप इस्लाम के से आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं? काइंड ऑफ यस, मतलब ये दिखना। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट? अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपसे इख्तलाफ है लेकिन मेरी इख्तलाफ की कोई बुनियाद ही नहीं है जिसको मैं एक लाइन में डिफाइन कर सकूं या एक पैराग्राफ में डिफाइन कर सकूं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे इख्तलाफ है, डज दैट इवन मेक सेंस? देखिए, कुछ चीजें जो है ना सेंस नहीं बनाती, बट वो प्रैक्टिकल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शेर का एक हिरन को खा जाना सेंस नहीं बनाता कि भाई ऐसा क्यों सिस्टम बनाया गया है, बट ये प्रैक्टिकल सिस्टम है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि सेकुलरिज्म को मैं ठीक समझता हूँ, इस्लाम को मैं ठीक नहीं समझता जो उसके सिस्टम्स हैं। सेकुलरिज्म को हमने खोलना शुरू किया तो पता चला कि इस दुनिया के आधे सेकुलरिज्म के लगभग तो आप उसको खुद ही ठीक नहीं समझते हैं। तो वो सेकुलरिज्म के सिस्टम्स कौन से ऐसे जिसे आप कहें कि ये सेकुलरिज्म का सिस्टम है और ये सेकुलरिज्म का सिस्टम नहीं है, जबकि क्लेम करने वाले मुल्क कहते हैं कि ये भी सेकुलरिज्म का सिस्टम है? हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट आर्गुमेंट?
अब सेकुलर सिस्टम कोई डिवाइन सिस्टम तो है नहीं कि हम उसको कोई एक प्रॉपर, हमारे पास जैसे एक होता है ना कि व्हाट इसमें इज इट देन? हर अग्रीड, फिर क्या है ये? तो ये वो क्रिएटेड रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि उस वक्त के लोग डिवाइस करते हैं अपने माशरे में रहने के लिए। कुछ लोग क्या श्योर, रूल्स बनाएंगे रहने के लिए, कुछ या लोग क्या रूल्स यूएसएसआर में, यूएसएसआर, अमेरिका, सारे ऐसे ही बनाते हैं। कितने ही साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि सेकुलर हैं, सारे अपने अपने बनाते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनमें से कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। देयर हैज टू बी समथिंग ऑब्जेक्टिव। अब अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो कि आप खुद कह रहे हैं कि इसमें कोई डिवाइन तो नहीं है, तो सबके अपने अपने हैं, तो फिर मुझे बताएं ना कि वो हाउ इज इट कि सेकुलरिज्म की बुनियाद बना के आपको इस्लामिक सिस्टम से इख्तलाफ है, जबकि सेकुलरिज्म को आप डिफाइन तक नहीं कर पा रहे हैं। अब सेकुलरिज्म की डेफिनेशन यही है कि जो मुल्क में जिस तरह के, फॉर एग्जांपल हर मुल्क के अंदर, हर एरिया के अंदर डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं जो अपने ऊपर लागू रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि ये कोड है, ये बुक है सेकुलरिज्म की और आपने इसी को फॉलो करना है। जैसे आप अकाउंटिंग देखते हैं, अकाउंटिंग के अंदर जो है वो, या ऑडिटिंग, क्योंकि मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस का स्टूडेंट भी हूँ, तो अब उसके अंदर जो रूल्स बने हुए हैं वो सारे मैन मेड हैं। अब उनकी एक बुक बनी हुई है कि यार ये जो है ना हम फॉलो करेंगे, लेकिन एज सून एज सिचुएशन चेंज होती है तो कमेटी बैठती है और वो डिस्कस करती है कि ये इम्प्लीमेंटेड नहीं रहा, ये प्रैक्टिकल नहीं रहा, तो वो चेंज कर देते हैं। ये चीज है। That was wonderful, it's very good argument. तो आप मुझे बताइए कि एक आदमी है जिसने कभी जिंदगी में अकाउंट्स भी ना पढ़े हों, उसके पास कोई ऐसी कोई गाइडलाइन भी ना हो, और वो उठ के कहे कि आई हैव नो आइडिया कि मेरी बेस क्या है, लेकिन उस बेसलेसनेस की बेस पे मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये जो आपकी किताब है ये ठीक नहीं है। अब देखें, आप ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है कि हम आपके इस्लामिक सिस्टम के सामने प्रेजेंट करें कि यार ये डेफिनेशंस हैं और ये देन हाउ डू यू नो कि जो मैंने सेकुलर मुल्क को बताए हैं वो गलत हैं और जो आपने बताए हैं वो ठीक हैं? नहीं, मैं गलत नहीं कह सकता कि वो गलत पॉलिसीज अपने इलाके में जो है ना उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं, वो उनकी मर्जी है। यही तो डेमोक्रेसी का जो है ना हुसन है, जो सेकुलरिज्म सीखता। अग्रीड, लेकिन मैंने जिन मुल्कों की बात की है उनमें डेमोक्रेसी आमतौर पे नहीं होती। वेल, जाहिर है वो तो हमारा भी इस्लामिक कंट्री है बट इस्लामिक नहीं है। लेकिन उसमें तो आपको एतराज है ना। मुझे ये बताइए कि जो फिर सेकुलर सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप होती है, इनफैक्ट वो टाइप ऑफ सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिकली चल ही नहीं सकता। यही वजह कि उसके ऊपर हमेशा पावरफुल डिक्टेटर होता है, फिर वो कैसे अच्छा हो गया? अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा है। उस मुल्क के लोग अगर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो चेंज कर देंगे, मैं ये कह रहा हूँ। डू यू फील ट्रूथ सीकर साहब के जिस सेकुलरिज्म को बेस बना के आप इस्लाम पे एतराज करने आए थे, हमने उस सेकुलरिज्म के कुछ ना कुछ ऊपर से पर्दे खोलने शुरू किए हैं, तो ये सेकुलरिज्म बड़ा ही मखदूश और बड़ा कमजोर नजर आना शुरू हो गया अचानक? काइंड ऑफ यू कैन से दैट कि हमारे पास कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग वो नहीं है कि रूल्स के यार इस बिना पर हम जो है ना सुपीरियर हैं इस्लामिक सिस्टम से। बट द थिंग इज, जो जिस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि ये वर्सेस में आया है, वो ये है कि इस्लामिक सिस्टम कहीं प्रैक्टिकली नजर नहीं आता। जब That doesn't matter. सोशलिज्म प्रैक्टिकली कहीं नजर नहीं आता। लिबरलिज्म की कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है जो आप कहें कि किसी मुल्क में आपको पूरी तरह नजर आता है। डेमोक्रेसी की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो आप कहें को आपको हर मुल्क में या किसी एक मुल्क में नजर इस तरह से आती है कि बाकी तमाम मुल्कों के लिए वो एक मॉडल है। इट्स ऑल डिफरेंट। आई मीन, डेमोक्रेसी में आपके पास प्रेसिडेंशियल हो सकती है, आपके पास पार्लियामेंट्री हो सकती है, आपके पास फर्स्ट पास द पोस्ट हो सकती है, आपके पास सिंपल मेजोरिटी हो सकती है। ऑल दोज आर डिफरेंट टाइप्स। डज दैट मीन कि चूंकि किसी मुल्क में हमें उस तरह से नाफज होती हुई नजर नहीं आती कि जो सबके लिए स्टैंडर्ड हो, देयरफॉर डेमोक्रेसी जो है वो गलत है? तकरीबन जितने भी हम कंट्रीज में देखते हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप ना हो, अब वो तो उन्हें, अगर हम उन बंदों से पूछें जहाँ डिक्टेटरशिप नाफिज है, वो भी यही कहेंगे यार डेमोक्रेसी हमें चाहिए, हमारा भी से हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर। लेकिन I have no problem with that. I have no problem with that, but that's your problem. इसलिए कि आपके बहुत से ऐसे सेकुलर मुल्क हैं जो डेमोक्रेसी के साथ चल ही नहीं सकते हैं। कई की तो मैंने एग्जांपल भी दी है बाय नेम। हाँ, अब देखिए, आप एक सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि अभी राइज है, जो इम्प्लीमेंटेड है। आप उसमें गलतियां देख सकते हैं कि ये गलतियां हैं, बट हम अभी तक किसी भी ऐसे इस्लामिक कंट्री के अंदर इस्लामिक सिस्टम नाफिज हुआ हमने नहीं देखा। इट मींस इट इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर होता तो हमें नजर आता। लेकिन ये बात हम पहले तय कर चुके हैं कि किसी चीज का होना उसका जवाज नहीं होता, राइट? बिल्कुल ऐसे ही किसी चीज को अगर आप नहीं होने दे रहे हैं तो ये उसके गलत होने का जवाज नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि आपके पावरफुल सेकुलर मुल्क जिन्होंने सदियों तक इस्लामी इलाकों को दबा के रखा, उनको तोड़ा, उन पे कब्जे किए, उन पे बाहर से लोग आके मुसल्लत किए, कहीं फ़लस्तीन में ये इशू होता है, कहीं और मुल्कों में होता है, आप नॉर्थ अफ्रीका को देखें कि किस तरह से सीधी लाइनों में उसको बांटा हुआ है, मिडल ईस्ट को किस तरह से बांटा हुआ है। इवन दूसरी जंग अजीम के बाद कितने ही ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर उन्होंने अटैक किए, उनको ख़त्म किया। ईरान में डॉक्टर मुसद्दक की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके वो डिक्टेटरशिप को दोबारा से लेके आए। ये सब आपके सेकुलर मुल्कों ने किया हुआ है, सारे का सारा। तो अगर वो जुल्म कर रहे हैं, नहीं मेरी बात सुने, मेरा पूरी सारी तमहीद के बाद एक क्वेश्चन है आखिर में कि अगर आपके सेकुलर मुल्क ही इस्लामी मुल्कों पे ये जुल्म कर रहे हैं कि उनको उनके मुल्क में रह के इस्लामी निज़ाम कायम करने नहीं देते, तो बजाय इसके कि बहज़ियत मुसलमान आप खड़े होकर कहें कि हमारे इस्लामी मुल्क हैं, हम शरीयत उन पे जबरदस्ती नाफज नहीं कर सकते, वो हम पे सेकुलराइजेशन कैसे नाफज कर सकते हैं? आप उनके सामने बिछ जाएंगे, आप उनके सामने लेट जाएंगे कि चूंकि तुम हम पे जुल्म कर रहे हो, देयरफॉर तुम ठीक हो और हम गलत हैं। When will you wake up? तो क्वेश्चन आपका क्या है कि मींस कि वो जबरदस्ती अपना सिस्टम हम पे नाफिज कर देते? यस, एब्सोल्युटली जबरदस्ती। जो ईरान में और इराक में जंग के जरिए नहीं, ट्रेड एम्बार्गोज के जरिए अद्वियात के ना होने की वजह से जो बच्चों की शहादतें हुई हैं उनकी तादाद 10 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं खरीद सकता इसलिए कि ऊपर ट्रेड एम्बार्गोज लगे हुए होते हैं। हम पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन को अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए कि कोई 30 के लगभग हमने कन्वेंशन साइन किए हुए यूरोपियन यूनियन से, वो जबरदस्ती मना करते हैं, आप नहीं कर सकते। इस्लाम में कत्ल कर दे कोई आदमी अगर किसी इस्लामी जुरिस्डिक्शन में, उसकी सजाए मौत है, हम नहीं दे सकते। क्यों? एक सेकुलर मुल्क या कोई एक बंच ऑफ सेकुलर कंट्रीज है, उनकी शरायत है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो व्हाई डू यू थिंक हम शरीयत नाफिज नहीं कर पाते पाकिस्तान में? वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल अगर हम 24 करोड़ में से 20 करोड़ मुसलमान भी लें जो कि मेजॉरिटी में है, एक्सेसिव मेजॉरिटी में है, ये सब मिलके भी जो है वो इस्लामिक सिस्टम नाफिज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ यूरोपियन ममालिक के कुछ लोग उन्होंने हाईजैक किया हुआ है पूरे 20 करोड़ अवाम को। यस एंड उसको समझने के लिए आपको देखें ना, जुल्म के खिलाफ बात करना जरूरी होता है। इसको समझने के लिए आपको ब्रेटन वुड सिस्टम के समझने की जरूरत होगी, जो 1945 या एटलीस्ट दूसरी जंग अजीम के बाद एक बैनुल-अक़वामी इस्तामारी एक पंजे गाड़ने का एक सिस्टम कि जिसके तहत उन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को एक तरफ खड़ा किया, दूसरी तरफ सोशलिस्ट ने अपना ऑर्डर खड़ा करने की कोशिश की, आपस में इनकी जंगें हुई। खैर मैं उन जंगों में नहीं जाता, लेकिन जो उन्होंने इदारे बनाए गरीब मुल्कों को एक तरह से हमेशा से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है या उनकी जो इक़्तिसादी पॉलिसी है उनको जकड़ के रखने के लिए, उन इदारों के नाम सुने इंसान हैरान रह जाता है कि ये जुल्म किस हद तक है। IMF ब्रेटन वुड सिस्टम का प्रोडक्ट है, वर्ल्ड बैंक उसका हिस्सा है। ये वो इदारे हैं जैसे ये इकोनॉमी को पकड़ के रखते हैं, किसी को अमीर नहीं। नोम चॉम्स्की ने इस पे इतना ज्यादा काम किया हुआ है, प्रॉफिट ओवर पीपल एंड नंबर ऑफ अदर बुक्स में, कि अमेरिका नहीं चाहता कि जो गरीब मुल्क हैं वो अमीर हो जाएं, इसलिए कि अगर ये अमीर हो जाते हैं तो फिर अमेरिका के जो शेल्फ्स हैं उनको रिप्लेनिश कौन करेगा। यहाँ पे डॉलर की पेंट बन जाती है, वहां पे $50 में शायद बिकती हो। अगर यहाँ पे भी इतने लोग अमीर हो जाते हैं तो फिर उनको सर्व कौन करेगा। अक्सरियत उनमें से जो पिसने वाले हैं वो हमारे अपने मुसलमान मुल्क हैं। हम ये कहते हैं कि भाई तुम सेकुलरिज्म अच्छा लगता है, यूरोप में अमेरिका में रहो, को एग्जिस्टेंस को हम बहुत पसंद करते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं भी सेकुलर मुल्कों में जाता हूं तो सेकुलर जो कानून है मैं उसका एहतराम करता हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं जाता हूं, बादाउज़ुबिल्लाह। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर उनको भी ये हक नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान पे आके या बाकी इस्लामी मुल्कों पे आके अपने कवानीन नाफज कर रहे हों, इनको इकोनॉमिकली इनको इमेंसिपेशन इनकी ना होने दे रहे हों, IMF का यहाँ से पकड़ के रखा हुआ हो। और ना अगर इस्लामी कवानीन की बात करें तो कहते हैं नहीं, आपने हमारे साथ ना अभी जो GSP प्लस की जो हमारे पास जो एक्सेस है यूरोपियन मार्केट्स का 2029-30 तक है, उसके लिए इतने कन्वेंशन पे आपने साइन किए हुए हैं, आप शरीयत नहीं लेके आ सकते। तो भाई वो नहीं लेके आने दे रहे तो ये हम मजलूम हैं। एंड एज अ मुस्लिम I implore you to wake up to this hardcore reality and this harsh ugly truth कि अगर हमने दुनिया में रेलेवेंट रहना है तो अपने मुल्कों में अपने सिस्टम्स के साथ रहना है। हम इसे दुनिया पे इंपोज नहीं करना चाहते, अपने मुल्कों तक रखना चाहते हैं। बट डू वी हैव दैट राइट टू डू सो? ओके, मैं इतना तो एक्सेप्ट करता हूँ, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करता कि जाहिर है जो भी
वर्ल्ड ऑर्डर होता है वो अपने आप को नाफिज रखता है और वो मजबूरियों से लोगों को फायदा उठाता है. दैट इज पार्ट ऑफ सेकुलरिज्म. मजबूरियों से फायदा उठाना ही जो है ना, फिर इसी तरह सिस्टम चलता है. अगर एक जो है हिरन तेज भाग रही है तो शेर को उसको शिकार करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन अगर एक लंगड़ी है या कोई डिफेक्ट है तो इट्स इजियर. तो हर बंदा अपनी लाइफ में इजीनेस चाहता है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, और मैं इसको डिनाई नहीं करता, ये होता होगा, एब्सोल्युटली होता होगा. बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं. बट द थिंग इज कि आप कह रहे हैं कि 1300 साल से आप कंटिन्यूसली इस्लाम नाफिज करना चाह रहे हैं और आपसे अभी तक इस्लामिक सिस्टम नाफिज नहीं हो सका. 1300 नहीं, मैं नहीं कह रहा ऐसा. Why do you think मैं ऐसा कह रहा हूं? मेरे मुंह से सुना आपने कभी? आपने कहा है कि अभी का वर्ल्ड ऑर्डर हमें नाफिज नहीं करने दे रहा, तो इट इज इम्प्लाइड दैट के प्रीवियस जितना हिस्ट्री गुजरी है उसमें भी वर्ल्ड ऑर्डर्स ने आपको इस्लामिक सिस्टम नाफिज नहीं करने दिया होगा. Why does it imply so? Why does it imply so? चलें, अगर इम्प्लाइड नहीं है तो फिर मुझे बता दें कि पिछले 1300 सालों से, 1400 मैं नहीं कहता, 1300 कहता हूँ, 1300 साल से कहीं पे भी हमें इस्लामिक सिस्टम नजर नहीं आया. क्यों नहीं नजर आया आपको? हमारा क्लासिकल एरा आपको आपके इल्म में नहीं है? पोस्ट क्लासिकल एरा आपके हमारे नजर में नहीं है जिसमें इस्लामिक सिस्टम्स हुआ करते थे? 30 इयर्स का हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया में मानी जाती थी, हमारी साइंस, हमारी फिलोसफी, हमारी इन्वेंशंस, वो दुनिया से कितने लोग आगे होते थे. खिलाफत उस्मानिया में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, फ्लक्चुएशन रही है, हमेशा वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, लेकिन बहुत लंबा अरसा वहां पे इस्लामिक सिस्टम्स रहे हैं. किसने आपको ये बातें बताई हैं कि हमारे इस्लामिक सिस्टम नहीं रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल पर इस्लामिक सिस्टम है, जिसे हम दीन कहते हैं, इस्लामिक दीन, वो जब ये ऑटोमन एम्पायर थी उसमें नाफिज था. हम उसको बहुत बड़े पैमाने पर, बिल्कुल बिल्कुल. इसी तरह जिस तरह सहाबा इकराम के दौर पर मदीना की स्टेट एक इस्लामिक सिस्टम के अंडर थी, हम उसको इस्लामिक स्टेट कहते हैं. यस, काजी अल कज़ा का सिस्टम था. इकोनॉमी जो है वो इस्लामिक असूलों पे चल रही थी. इससे पहले जो, उससे भी पहले अगर आप चले जाएं, जो हमारा क्लासिकल एरा है, पोस्ट क्लासिकल एरा है, उसमें आप हमारी इकोनॉमी का हाल देख लें. ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कहीं बादशाहत हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, कहीं खलीफा आया, या एटलीस्ट वो खलीफा जैसे ये मिसाल के तौर पे बगदाद वगैरह में हुए. होल्ड ऑन, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जब मैं बहज़ियत मुसलमान अगर एक इस्लामी रियासत में रह रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे जो कानून है वो शरीयत तो जुर्म के तौर पे करता है. सॉरी, आई थिंक मुझे अपना कैमरा मुझे अपना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, कोई इंटरनेट में कोई इशू है हमें. आवाज अब आपको आ रही है मेरी? जी, अब क्लियर है. राइट, कि हमें जो अपने सिस्टम्स, मैं बहज़ियत एक मुसलमान के एक ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहां मुझे पता है कि मुझ पे सूद इम्पोज नहीं हुआ, शराब वहां पे कल्चर नहीं है. अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो वो जुर्म कर रहा है. मुझे पता है कि अगर किसी अमीर आदमी ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की किसी भी तरह की, तो काजी का निज़ाम मौजूद है, वो कुरान और हदीस के मुताबिक वो फैसला दे देगा. मुझे पता है लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन, विरासत, जितना कुछ हो रहा है वो इस्लामी अहकाम के मुताबिक हो रहा है. Does that look like an Islamic system? Absolutely. क्या ये होता रहा है? For centuries. पर पता है प्रॉब्लम क्या है ट्रूथ सीकर साहब? I respect the fact कि आप ट्रूथ को सीख करना चाह रहे हैं, but this is something you need to add into your quest for truth seeking. ये इस्लाम का एक इकोनॉमिक मॉडल है जो कि दहाइयों तक, माफी चाहता हूं, सदियों तक दुनिया में गालिब रहा है. अगर आप इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री को उठा के देखें तो हजारों साल की आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, बट ऑल ऑफ सडन आपको 400 साल बीच में से गायब मिलेंगे. एंड इट जस्ट मेक्स यू वंडर कि दुनिया में 400 साल क्या होता है, लोग कैसे अपनी डेली जो वो है अपना लाइफ है कैसे उसको गुजारते रहे, कैसे ट्रांजैक्शंस होती रही, कैसे खरीदो फरोख्त होती रही. हाउ वुड दैट, कौन सा तरीका ऐसा होता होगा? एंड द आंसर इज कि वो हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं जिनके अंदर ये सिस्टम्स जारी रहे उसके तहत लोग करते थे. लेकिन चूंकि हिस्ट्री लिख रहे हैं वेस्टर्न एकेडमिक्स, यार कितना और जुल्म होगा कि 400 साल की हिस्ट्री उन्होंने गायब कर दी बीच में से. उसके बाद फिर उस पर किताबें लिखी गई. अब तो खैर हमने वो सारा रिक्लेम कर लिया है, सारा झूठ था, सारे का सारा खुल गया है. लेकिन मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि आप तो ट्रूथ को सीख कर रहे हैं. Isn't that just odd to you कि आपने ये फर्ज कर लिया या किसी से सुन के बगैर तहकीक के आप इस चीज पे कायल हो गए कि 1300 साल से इस्लाम का कोई निज़ाम नहीं है? Is that
वेल I don't even know how to make sense of that. मैंने खुद से तो ये assumption नहीं ली, मतलब मुझे जो ये इन्फॉर्मेशन मिली वो ज्यादातर तो इस्लामिक स्कॉलर से ही मिली, जैसे कि इंजीनियर साहब हैं या इस तरह के, उसके बाद तो कभी इस्लामिक सिस्टम राइज नहीं हो सका इस दुनिया में। आप मुझे हवाला दे, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ ये इस्लामिक राज कहाँ कहाँ सिस्टम कहाँ राज रहे हैं। बट इंजीनियर साहब मेरे उनसे जो डिफरेंसेस हैं वो पब्लिक में हैं। आई थिंक ही डज अ ग्रेट जॉब कि लोग उनके आगे पीछे आके इस्लाम की बातें सुनते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन मामलात में सोशियोलॉजी, द मैन इज चले आई वुडंट वेस्ट माय टाइम। डिस्कार्ड भी करें तो आप मुझे बताएं कि जैसे कि सऊदी अरब में इस वक्त इस्लामिक कवानीन नाफिज हैं, जो हाथ काट दिया जाता है, कत्ल के बदले कत्ल है, इस्लामिक सारा सिस्टम है, तो अब उसको इस्लामिक स्टेट कहेंगे? देखिए, इस प्योर सेंस में अगर आप मुझे कहें कि क्या वो इस्लामिक स्टेट है, मैं कहूंगा नहीं, इस्लामिक स्टेट प्योर सेंस में नहीं है। क्या उसमें इस्लामिक कवानीन है? I'll say yeah, sure, इस्लामिक कवानीन उसमें है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि 1300 साल से मतलब थोड़ा बहुत 70%, 30%, 60% इस तरह कर करके इस्लामिक कानून तो रहे, लेकिन इस्लामिक स्टेट 100% तो कभी नहीं रही, एक्सेप्ट 30 इयर्स। उसका मेरे पास हल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कितने सदियों की कंसिस्टेंट हिस्ट्री है। मैंने आपको बगदाद की एग्जांपल्स दी, मैंने आपको खिलाफत उस्मानिया की एग्जांपल्स दी, मैंने आप इवन स्पेन की एग्जांपल नहीं दी, लेकिन वो भी आपके पास होनी चाहिए कि वहां पे भी कितना अरसा जो है वो कम ऊपर गवर्नमेंट कैसी थी, कता नजर इस बात के कि एवरीडे मुस्लिम के लिए क्या वो एक सेकुलर सिस्टम था या इस्लामी सिस्टम था? ऑब्वियसली इस्लामी सिस्टम था। अगर ये सदियों पे मुहित आप पे मैटर ही नहीं करती है, और आप सऊदी अरब की एग्जांपल दे रहे हैं जिसकी टोटल उम्र कोई 100 साल के लगभग है, and if that is the standard to deny centuries, there isn't much I can do about this conversation. तो आप ये मुझे कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम रहा है, हमें हमारे सिस्टम को हिस्ट्री की बुक से डिलीट कर दिया गया ताकि इस चीज का पता ही ना लग सके? नो, मैं ये कहता हूं कि हमें हमारे हिस्ट्री मौजूद है। मुझ पे कोई इल्हाम तो नहीं होता ना कि अगर हिस्ट्री में लिखा ना तो मुझे कैसी चीजें पता होती। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रीड अप। हाँ, ये है कि हमारी जो इस्लामिक इकोनॉमी है उसके 400 साल को डिलीट करने की कोशिश की गई थी, बट वी रिक्लेम दैट। मुनीर अहमद साहब ने बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है मदीना इकोनॉमिक्स, पूरी तफसील के साथ उन्होंने लिखा है कि इन 400 सालों को किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई तारीख को, और उसके बाद फिर कैसी किताबें लिखी गई और कैसे वो सारा रिक्लेम किया गया। दैट इज जस्ट वन थिंग। इस्लामी निज़ाम पे आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पे आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? यू नीड टू लुक एट दोज थिंग्स एंड व्हाट यू above everything, truth seeker साहब, what you need to do is, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है इस वक्त उमेटिक लेवल पे, वो ये हो रहा है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वो चीज़ों को जस्ट उनकी फेस वैल्यू पे लेके एक ओपिनियन कायम कर लेते हैं। हम इस्लामिक सिस्टम्स अगर क्रिएट नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह यह है कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमें करने नहीं दे रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है 2 अरब मुसलमानों को कि वो बाइनरी ऑप्शंस के अंदर खुद को तकसीम रखें कि या सोशलिज्म की तरफ जाएं या लिबरलिज्म की तरफ जाएं। हमारे पास क्या अपनी अदालत का निज़ाम नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारी सोशल थियरी नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स नहीं है? वे सारे के सारे हैं। देन व्हाई शुड वी गो बैक टू आवर सिस्टम्स? ये मैं आपको दावत दूंगा कि इस पे सोचें, गौर करें, तहकीक करें कि आप क्या कर सकते हैं। हमने रिवाइवलिस्ट की मूवमेंट इसीलिए बनाई है, सो दैट वी कैन रिवाइव आवर सिस्टम्स। वी डोंट रिक्रिएट देम, और वी डोंट क्रिएट देम टू स्टार्ट विद फॉर द फर्स्ट टाइम। वी वांट टू रिवाइव सिस्टम्स, एंड दिस इज वेयर वी नीड पीपल टू गेट अराउंड अस एंड क्लेम व्हाट बिलोंग्स टू अस। चलें, अगर मैं पास्ट की बात को छोड़ के अगर फ्यूचर सोचूं कि चलें आप एक जो है ना वो रिक्लेम करना चाहते हैं इस्लामिक सिस्टम को तमाम इस्लामिक कंट्रीज के लिए, तो आपका फ्यूचर प्लान होगा क्या? आप किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या स्मॉल स्केल से शुरू करेंगे या डायरेक्ट आप गवर्नमेंट लेवल पे शुरू करवाना चाहेंगे? पहली बात है कि हम फिलहाल जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में कर रहे हैं, बाकी मुल्कों में हम नहीं कर रहे, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट अ मॉडल समवेयर। हमारा मॉडल क्या है? बड़ा सिंपल है। वी बिलीव कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे तो आप हमेशा सोच की हद तक भी आप लिमिटेड रहेंगे। तो सोच को डीसेकुलराइज करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने सिस्टम्स के बारे में बताएं, एजुकेट करें, ट्रेनिंग कोर्सेज बनाएं, मैसेज को अपील करें। एट द सेम टाइम साइंस, टेक्नोलॉजी, AI, इन सब चीज़ों के साथ हम अपना ताल्लुक बहाल करें। हमारा एम है 2035 तक इंशाल्लाह 5 लाख साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, टेक डेवलपर्स, AI डेवलपर्स प्रोड्यूस करने का, कि जिनका जहन इस्लामी हो, लेकिन जो जितने भी कंटेम्प्रेरी नॉलेज हैं उनके साथ वो हम आहंग हों।
उसके साथ लोगों के अंदर ये पॉलिटिकल अवेयरनेस आए कि हम पाकिस्तान में सूद को ख़त्म करके अपनी इकोनॉमी को बना सकते हैं, कि कल अगर IMF वाले दूसरे तीसरे कहें कि नहीं सूद की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की हो वो कह सके कि लुक पीपल डेमोक्रेटिकली डोंट वांट इट। तो अगर आप डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी सिर्फ उसी वक्त एक्सेप्टेबल होगी जब वो सेकुलर वैल्यूज को या लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करेगी। अगर लोग डेमोक्रेटिकली अपने आप को इस्लामी सिस्टम्स के अंदर लेके आना चाहते हैं देन यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। हमारा प्लान ये है कि लोगों को गाइड करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। 30-35 साल का एक प्लान है, दैट इज हाउ वी वांट टू अचीव इट। मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं दूसरों को भी चांस देना चाहता हूँ। अब Sure. आपने सूद की बात की है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक बंदा, मैं अमीर आदमी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मैं बगैर कुछ करे उसको बैंक में रखूंगा और मुझे जो है 5 करोड़ की सालाना इनकम आ जाएगी। निस्बतन आप मुझे कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए को रिस्क पर डालो, हो सकता है तुम्हें लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, तो उस रास्ते को छोड़ो, इजी मनी को, और गो फॉर द हार्ड वे। में रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा, बट मैं ये आप पर क्यों ट्रस्ट करूं जबकि मुझे एक इजी वे पे मनी मिल रही है? उसकी वजह ये है कि जब आप सोसाइटीज के अंदर रहते हैं तो आप कलेक्टिव लेवल पे सोचते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचते हैं। यही वजह है कि इंडिविजुअलिज्म वेस्ट में इतने बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। आपको तो 1 करोड़ रुपए का फायदा, मेरी बात सुने ना, आपको तो 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा, लेकिन इस 1 करोड़ से उस सूद की वजह से कितने लोगों का नुकसान होगा ये आप नहीं सोच रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे 1991-1992 में जब रिसेशन आया यूके में, तो लिटरली लोग अपने घरों की चाबियां लेके बैंकों में चले गए, क्योंकि शरह सूद इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि जिसका 600-700 पाउंड जिसकी तनख्वाह थी उसकी 1100-1200 पाउंड मॉर्गेज हो रही थी। ये फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ। 2008 में हुआ, फैमिलीज की इकोनॉमिक जो उनकी सेविंग्स थी वो वाइप आउट हो गई। जिसने 25 साल की मॉर्गेज ली हुई थी उसने 15-15, 16-16 साल की मॉर्गेज दी हुई थी, लेकिन एक दिन आता है बैंक उसे अपना घर वापस ले लेता है, इसलिए कि सूद इतना ज्यादा हो गया, शरह सूद इतनी। हालांकि उन्होंने बड़ी कम करने की कोशिश की, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.25 तक उसे कैप किया और कई साल तक किया, जहां से ये भी सेंस डेवलप हुआ कि आपको सूद की हमेशा जरूरत नहीं होती है। और यही वजह है कि बहुत से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने कुछ अर्सा नेगेटिव इंटरेस्ट का भी तजर्बा करके देखा, जो बड़ा सक्सेसफुल रहा इन मैनी वेज। कि ये नहीं कि वो बैंक में पैसा रखने का आपको सूद देते थे, बल्कि अब पैसा रखने का आपको चार्ज करते थे कि हम आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, विच आई थिंक इज फेयर इनफ। तो नाम उन्होंने गलत रखा था, नेगेटिव, वो मनी मैनेजमेंट की फी थी, विच आई थिंक इज वुड हैव बीन अ गुड नेम। तो ऐसे ही यही वजह हुई कि फिर जब इस्लामिक मॉर्गेज यूके में इंट्रोड्यूस हुई तो वो कई सालों पहले 50 बिलियन पाउंड से वैल्यूज की इंक्रीज करके नॉन मुस्लिम्स को ले रहे थे कि दिस मेक सेंस कि सूद से हमेशा माशरे का एक सिलेक्ट छोटा तबका है वो बेनिफिट लेता है, लेकिन आम आदमी की जो है उसका इस्तेहसाल होता है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। यही वजह है कि सोशल मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है, यही वजह है कि स्टैगफ्लेशन पे फर्क पड़ता है। चीज़ों की वैल्यू जितनी सूद के हिसाब से बढ़ती है, तनख्वाहें सिर्फ उसी कदर बढ़ती हैं। 80s से अमेरिका स्टैगफ्लेशन का शिकार हो रहा है। There aren't more sort of those American big, American dream stories anymore because of this reason. तो आपका फायदा होगा लेकिन करोड़ों का नुकसान होगा। मेरा लास्ट कमेंट, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना पर्सनल फायदा छोड़ के एक कलेक्टिव फायदा देखूं और उस सिस्टम को फॉलो करूं, मैं ये क्यों करूं? ना करें, आपकी अपनी मर्जी, ना करें, आपकी अपनी मर्जी है। Look, I'm not here to tell you कि आप मेरी बात को बिल्कुल माने ही माने, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सोसाइटी के अंदर आप जब भी रहते हैं तो एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका स्टेट के साथ होता है और एक आपका माशरे के साथ होता है। उसमें आप हमेशा सर्टन बेनिफिट्स गेन करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सर्टन सैक्रिफाइसेस यू मेक। तो मिसाल के तौर पे आप टैक्स भी तो पे कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे उस वक्त कि मैं टैक्स पे करते हुए मैं क्यों किसी का फायदे के बारे में मैं क्यों टैक्स पे करूं? वो इसलिए पे करें कि सोसाइटी ने आपको सर्टन सिक्योरिटी दी है। लो है ना कि सोसाइटी ने आपको सर्टन सिक्योरिटी दी है, ये सोसाइटी रहेगी तो आप रहेंगे। ऐसे ही जिस सूद बेस्ड सोसाइटी में जिसका जो दिवालिया निकल जाता है, कोलैप्स हो जाता है और लोग अपनी इकोनॉमिक वेल बीइंग को अटेन करने के लिए फैमिली वैल्यूज की कुर्बानी देते हैं, उसकी वजह से शादियां टूटती हैं इसलिए कि एक आदमी काम करने के लिए काफी नहीं होता है, तो यू हैव टू हैव मल्टीपल पीपल। उसकी वजह से आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं। 40% शादियां टूटती हैं अमेरिका में मिसाल के तौर पे। उसके बाद एक ऐसी नस्ल लोगों की पैदा होती है जिनको अपने माँ बाप का नहीं पता होता है। उससे क्या होता है, ड्रग्स ऊपर जाते हैं, क्राइम रेट ऊपर जाता है, क्योंकि सोसाइटी डिटेरियोरेट हो रही है बिकॉज आप सोसाइटी के कुछ मखसूस लोग हैं उनके फायदे के लिए बाकी सोसाइटी को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
इवेंचुअली क्या होगा कि वो सोसाइटी जिसके साथ आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने थोड़े से फायदे के लिए उस सबको बर्बाद कर दिया, इवेंचुअली आपके भी किसी काम नहीं आई, क्योंकि जब रिवोल्ट होगा तो सबसे पहले वो अमीरों के पीछे जाएंगे। फ्रांस का जो इनकलाब है वो बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल है। सो आई होप कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि वेस्ट में रिपीटेडली हर कुछ अरसे के बाद वायलेंस हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं। ये सब वैक्यूम नहीं हो रहा है, इसके पीछे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की एक लंबी हिस्ट्री है। एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ सोशलिस्ट कि मैं कैपिटलिज्म पे बहुत ज्यादा तनकीद करूं, मेरी तनकीद है कैपिटलिज्म पे ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ये चीज आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि मैं कोई वकील सोशलिज्म का नहीं हूं, बल्कि मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं कि इस सिस्टम की वजह से, जिसमें सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए पूरी सोसाइटी कुर्बान कर दी जाती है, उसमें फिर इसी तरह की डिटेरियोरेशन होती है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, मैं जो है ना रिसर्च करूंगा मजीद और देखूंगा कि बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।